नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के घमासान की। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे चुनावी हलचल भी तेज होती जा रही है। एक और जहां पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार चरम पर है। जयपुर में एसीबी के पूर्व डीजी बीएल सोनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, लेकिन उनकी बीजेपी ज्वाइन करते ही जो बयान सामने आया है उसने हलचल मचा दी है। बीएल सोनी ने कहा कि भर्तियों में गड़बड़ी हुई है, खुली छूट दी गई, जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। राजनीति में एक और जहां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष को बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की ज्वाइनिंग, इस प्रकार के अधिकारियों के बयान चुनावी सरगर्मियों को बढ़ा रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे गठबंधन की गांठ लगातार ढीली पड़ती जा रही है। राजस्थान में इस बार कांग्रेस ने गठबंधन किया है, बांसवाड़ा सीट पर गठबंधन का पेच फंस गया है। इसके अलावा आरएलपी उम्मीदवार का बयान भी चर्चा में है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस से प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं बीजेपी से प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल करूंगा कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी से। राजकुमार जी, जिस प्रकार से बीएल सोनी ने बीजेपी का दामन थामा, आपकी सरकार में एसीबी का जिम्मा उनके हाथ में रहा, वो जो बयान दे रहे हैं वो कहीं न कहीं आपके सरकार की, आपकी पार्टी की नीतियों की जो आप बयानबाजी कर रहे हैं उनकी कलई खोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए आशीष जी, कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है, जब उसकी सरकारी नौकरी पूरी हो जाती है जी, तो जो अच्छे अफसर होते हैं वो आजकल कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके वो अपनी सेवाएं होती है वो राजनीति में के माध्यम से देना चाहते हैं। जी, आदरणीय बीएल सोनी जी ने भी यही काम किया है। उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के पास रही होगी, इसलिए उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनको अपने पुलिस काल के अंदर जो भी कमियां नजर आई उसको वो उजागर कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मैं प्रवक्ता होने के नाते कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही थी और भविष्य में हम चाहते हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी वो पकड़ में आना चाहिए। पेपर लीक या तमाम तरह की जो घटनाएं हैं वो चाहे राजस्थान में हो चाहे राजस्थान के बाहर हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। हम खुद भी चाहते हैं हर राज्य और पूरा हमारा देश जीरो टॉलरेंस के ऊपर कार्रवाई करे, काम हो तो बेहतर है। कोई भी अपराध अगर उन्होंने आज आरोप जो लगाए हैं, हम तो ये चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन चुनावी जो मुद्दा है, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन ये जो बयान सामने आ रहे हैं, एसीबी के डीजी रहे, उन्होंने आरोप लगाया है कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, खुली छूट मिली है। मैंने कहा ना आशीष जी, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जांच एजेंसियां जांच कर रही है, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, किस मामले को लेकर कहा है, किस केस को लेकर कहा है, इस बात की तो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी जांचें चल रही है उन जांचों के अंदर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ताकि राजस्थान की जनता को सच्चाई का पता चले। और कांग्रेस पार्टी जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करती रही थी और भविष्य में भी करेगी। बिल्कुल, लेकिन उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा हर विभाग में कैंसर की तरह मध्यस्थ हो गए थे। कोई अधिकारी, कर्मचारी, आम व्यक्ति उच्चतम स्तर पर समस्या को बताना चाहता था, वो बता नहीं पाता था, सीधी मुलाकात नहीं हो पाती थी, बिचौलियों का वहां पर बोलबाला था। सुरेश गर्ग जी मेरे साथ मौजूद है। सुरेश जी, क्या कहेंगे? बीएल सोनी आपकी पार्टी में आ चुके हैं। देखिए, स्वागत है बीएल सोनी जी का भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन जो बीएल सोनी जी ने जो आज बताया है, और जब एडीजी से डीजी से रिटायर हुए एसीबी के वहाँ से, तब भी उन्होंने बताया था कि हमारे को सरकार की तरफ से निर्देश थे कि आपको बड़ी मछलियों पे हाथ नहीं डालना है। ये स्पष्ट लग रहा था, क्योंकि पिछले 5 साल तक जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार थी, आशीष जी देखा होगा पूरे राजस्थान के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार, उसका रीजन था गहलोत जी को अपनी कुर्सी बचाना बहुत जरूरी था। उनकी कुर्सी बचाने के लिए उनको भ्रष्टाचार करना पड़ा। उनको पता था कि अगर मैं भ्रष्टाचार की खुली छूट नहीं दूंगा तो ये एमएलए इधर उधर भाग रहे थे, तो उन एमएलओ को बचाने के लिए इन्होंने खुली छूट दे रखी थी। कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कर्मचारी ले लो या कोई भी ले लो, भ्रष्टाचार करते हैं। इन्होंने पेपर लीक मामले में कानून बनाया, कानून बनाने के बावजूद भी पेपर लीक हुए। आपने देखा होगा जेईएन भर्ती घोटाला कितना बड़ा घोटाला हुआ, और उस जेईएन भर्ती घोटाला को जब जांच में तह में गए तो पता लगा कि एसआई भर्ती घोटाला जो 2021 के अंदर जो एसआई भर्ती हुई थी वो इससे भी बड़ा घोटाला था।
उसके अंदर देखा होगा 650 में से 500 लोग टोटल फर्जी, जिन्होंने मतलब कुछ लोग तो ऐसे थे जो एग्जाम में नहीं भी बैठे थे। तो कितना बड़ा घोटाला था, एक ही परिवार के 5-5, 6-6 लोगों का सिलेक्शन होना। आरपीएससी के अंदर जो मेन आरपीएससी का सिलेक्शन है, उसके अंदर अपने रिश्तेदारों का सिलेक्शन करना कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। तो इससे ये साबित हो रहा था कि पिछले 5 साल तक राजस्थान में केवल भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल था और जनता ने उसका जनादेश दिया। तो बीएल संतोष जी वही कह रहे थे कि भाई जो हम कोई कार्रवाई करते उससे पहले सरकार से निर्देश आते थे कि नहीं, आप इस पे कार्रवाई नहीं करोगे। आरपीएससी के मेंबर जेल में जा रहे हैं और भी इनके नेता जेल में जा रहे हैं। तो इससे पता लग रहा है कि क्योंकि इनके नेता ने खुद ने माना है कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे भ्रष्टाचार में लगा देते हैं, जनता के पास में 15 पैसे जाता है। तो वो साबित हो रहा था कि किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है राजस्थान में। और अब मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में हम 25 की 25 सीटें ला रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में 400 राजकुमार जी, बीएल सोनी जी ने कहा कि 600 से ज्यादा ऐसे मामले थे जिनमें सरकार से स्वीकृति मांगी गई, लेकिन वो स्वीकृति दी नहीं गई उनको। ऐसे में सरकार की मानसिकता, जो पारदर्शिता की बातें की जाती है, जो आप कह रहे थे ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम हो, जो दोषी है उसको सजा मिले, तो यहां पर आपकी पार्टी की जो मानसिकता निकल करके सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं आपकी कथनी और करनी में जो अंतर है उसको दर्शा रही है। नहीं, हमारी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, ये इस बात को दर्शाता है कि हमने आरपीएससी का मेंबर हमने खुद ने बनाया था और फिर हमने अरेस्ट किया है, हमने जेल भिजवाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 3 महीने से ऊपर हो गया शासन में आए हुए। डबल इंजन की सरकार है, बड़ी मछली पकड़ेंगे, सीबीआई को जांच सौंपेंगे, आरपीएससी को भंग करेंगे। इनमें से कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या कदम बढ़ाया? तो भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ बोलने काम करती है। और बोला इसलिए था इन्होंने कि इनको वोट मिल गए, सत्ता में आ गए, राजस्थान की जनता को गुमराह कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमने तो जीरो टॉलरेंस पे काम किया है, काम किया तभी तो हमने पकड़ा। हम ही जिस व्यक्ति को बनाएंगे उसी व्यक्ति को हम क्यों पकड़ेंगे? तो हमने बनाया, हमने ही पकड़ा, जांचें हमने ही बिठाई थी। और भारतीय जितनी भी जांचें चल रही है ये सब हमारे टाइम की जांचें चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में ने उसमें कोई नया क्या काम कर दिया? 3.5-4 महीने हो गए इनको सत्ता में आए हुए, डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री इनके, प्रधानमंत्री इनके, सारी जांच एजेंसियां इनकी है। तो फिर पकड़ो तो सही, या केवल बोलने काम करती हो? सीबीआई को जांच सौंपेंगे, आरपीएससी भंग करेंगे, बड़े बड़े वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव के अंदर जुमलों के रूप में काम लिया था। अब कहां गई भारतीय जनता पार्टी? अब वो जुमले कहां गए? अब वो बात छोड़ दी इन्होंने आजकल। अब ये नए शबू के पकड़ाते हैं। तो ये तो मुद्दों को भटकाने का काम बार बार करते आ रहे हैं। मैं फिर आपके चैनल में कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने जीरो टॉलरेंस पे काम किया था, भविष्य में भी हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और सभी सरकारों से उम्मीद करते हैं कि वो भी जीरो टॉलरेंस पे काम करें। बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है सुरेश गर्ग जी। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस, बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, जो कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार है, 3 महीने आपको हो गए, क्यों नहीं फिर बड़ी मछलियों पे हाथ डाला गया? अभी क्यों नीचे छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है? देखिए आशीष जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब सीबीआई और ईडी अगर किसी नेता के ऊपर कार्रवाई करते ही है तो ये चिल्ला उठते हैं कि हमारे आदमी के ऊपर कार्रवाई कर दी। अरे भाई, कार्रवाई करते तो इनको तकलीफ है, नहीं होती तो इनको तकलीफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। आपने देखा नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से करोड़ों रुपए आ रहे हैं? इनके एक नेता के यहाँ 300 करोड़ रुपए मिले। तो पता लग रहा है ना, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। और देख लीजिए 100 दिन, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार को 100 दिन हुए हैं, हमने 45 से 50% हमारे वादे पूरे कर लिए। और एसआई भर्ती घोटाले के अंदर जो कार्रवाई हम कर रहे हैं, तो सोच ही नहीं सकते थे कि हम इतनी बड़ी कार्रवाई करेंगे। उनके घर के वहां पे घर पे पहुंच गए, उनके जितने भी लोग हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और उनको ऊपर शिकंजा कस रहे हैं। इन्होंने तो उनको खुला छोड़ दिया था। जब इनको तो जब भर्ती का जब एग्जाम हुए थे तभी पता लग गया था कि ये पेपर के अंदर एक ही परिवार के 5-5 लोगों के सेम मार्क्स आए थे। इन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? हमने की है ना कार्रवाई। तो एसओजी खुद मान रही है कि भाई कांग्रेस तो कहती है हमने कानून बनाया, नहीं, पेपर लीक को लेकर के कानून बनाया। पेपर लीक हुए ना आशीष जी, यही तो हम कह रहे हैं कि इन्होंने कानून बनाया, बिल्कुल निश्चित है। इन्फोर्समेंट ईडी जो है वो भी इन्हीं के टाइम की बनी हुई है। जब 2004 के अंदर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो बना है वो इन्हीं के टाइम पे बना हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनके जो 2004 से 2014 के बीच में सिर्फ 5000 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, हमने 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की। तो ये फर्क है। कानून सब कुछ इनके हैं, जीएसटी भी इन्हीं के टाइम पे बनाया हुआ था, लेकिन हमने जीएसटी को अच्छी तरीके से लागू किया। तो ये देखो, ये चीज होती है मोदी जी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में। ये फर्क है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की गारंटी यानी काम होने की गारंटी है, लेकिन यहाँ तो इनकी खुद की गारंटी नहीं है, इनके नेता की गारंटी नहीं। इनको तो यही पता नहीं कि कौन तो चुनाव में जीतेगा, कौन लड़ेगा। वो बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा हनुमान बेनीवाल जी का कल का स्टेटमेंट देख लीजिए। हनुमान बेनीवाल जी बोल रहे हैं कि मैंने तो 4 बार मना किया था, लेकिन मुझे तो इस तरबूज के बाड़े के अंदर ढकेल दिया।
अब ये समझ में नहीं आया कि उस बाड़े के अंदर क्यों ढकेला, क्या है, इनके नेता प्रचार कर रहे हैं, मतलब ये अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं नागौर के अंदर कि मैं हार चुका हूं। इधर से यहाँ पे आप प्रताप सिंह खाचरियावास जी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, हारे के सहारा, यानी कि वो खुद हार चुका है कि मुझे भी जबरदस्ती उतारा है। इसी तरीके से ब्रजेंद्र दौला जी झुंझुनू के अंदर, अब मैंने तो मना किया था साहब, जबरदस्ती मुझे, बांसवाड़ा के अंदर तो अजीब ही घटना हो गई, टिकट दे दिया, वो चुनाव के अंदर अगर अब आप वो कह रहा है कि नहीं साहब मैं तो विड्रॉ नहीं करूंगा। अरे भाई क्या हो रहा है, ये इससे ये साबित हो रहा है कि इनके ये कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो चुकी है और जनता भी इनको जवाब दे चुकी है, जनता ने इनको नकार चुकी है और ये खुद भी हार स्वीकार कर चुके हैं। नागौर से आरएलपी के साथ गठबंधन किया गया, जो कि पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन किया गया था, इस बार कांग्रेस के साथ में गठबंधन है। लेकिन आरएलपी सुप्रीमो नागौर से आरएलपी प्रत्याशी गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल का जो बयान है वो कहीं न कहीं एक हताशा की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने गठबंधन को तरबूज का गांठ बता दिया। उन्होंने कांग्रेस के लोगों पर निशाना साधा कि कांग्रेस का दुपट्टा डालकर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं लोग, तो वहीं कांग्रेस ने एक्शन लिया है, 3 लोगों को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। राजकुमार शर्मा जी से मैं चाहूंगा कि इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से गठबंधन किया जा रहा है, लेकिन आपकी गठबंधन वाली पार्टियां, उनके प्रत्याशी संतुष्ट नहीं है आपके परफॉर्मेंस से, आपके लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं, कैसे जीतेंगे, कैसे मिशन 25 जो है उससे आप रोक पाएंगे? देखिए तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में 3 सीटों पे गठबंधन किया, सीकर में किया और हनुमान बेनीवाल जी के साथ नागौर में किया और बांसवाड़ा में किया, और तीनों में कांग्रेस पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो गठबंधन का अपना जो धर्म होता है, जो नियम कायदे होते हैं उसको निभा रहे हैं और बाप पार्टी को, और ये जो सीकर वाली सीट है और नागौर वाली सीट पे उनका समर्थन कर रहे हैं। जो समर्थन नहीं कर रहे हैं, जो पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको एक्शन भी लिया है। कल भी हमने बांसवाड़ा सीट पे जो हमारे उम्मीदवार थे उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। वो तो कर दिया, कांग्रेस पार्टी तो लेकिन ईवीएम में कांग्रेस का सिंबल जाएगा। कांग्रेस की जो परंपरागत वोट बैंक है, वो वोट बैंक को कितना आप समझा पाएंगे कि इस सिंबल पे वोट नहीं करना है? कांग्रेस का चिन्ह देखेगा, वहां पे बटन नहीं दबाएगा, वहां पे बाप को जाकर के वोट करके आएगा। वो टेक्निकली कमी रही है और वो मशीन में तो हाथ का चिन्ह आएगा, ये बात हम मानते हैं। लेकिन निश्चिंत रहे, कांग्रेस पार्टी का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता अपने गठबंधन की जो सीटें हैं उसके साथ अपना पूरा ईमानदारी के साथ धर्म निभाएगा। तो क्या कहीं न कहीं मैनेजमेंट की कमी मानते हैं इस बात को लेकर के? जिस कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है, छोटी मोटी कमियां हो जाती है, कोई मैनेजमेंट की कमी नहीं है। बड़ा परिवार कोई मैनेजमेंट की कमी नहीं है। बड़ा परिवार बीजेपी का भी है। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को होने का दावा करती है। बीजेपी है, तभी तो वसुंधरा जी का पता नहीं है। नहीं, वसुंधरा चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, वसुंधरा जी हमारी आपका चैनल तो कभी उनकी फोटो दिखाता नहीं है। वो उनकी आपका चैनल, इनका चैनल, जब देश के प्रधानमंत्री बार-बार जयपुर राजस्थान आते हैं और हाथ हिलाते हैं तो मुख्यमंत्री जी के अलावा, सतीश पूनिया जी के अलावा, राजन राठौड़ जी के अलावा मेरे ख्याल से वसुंधरा जी का चेहरा तो कभी आपके चैनल ने दिखाया नहीं मेरे ख्याल में। देखिए चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि वो है कहाँ, पुत्र में उलझे भी है या भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ठिकाने लगाया हुआ है? हमारे तो भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। बिल्कुल। अशोक फडणवीस जी का है, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। राजपाल सिंह शेखावत का है, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। डायरेक्ट जो इफेक्ट कर रहा है चुनाव को, बांसवाड़ा सीट पर जिस प्रकार से बाप के साथ गठबंधन किया गया, अगर बात करें उदयपुर, चित्तौड़ और पाली, तीनों सीटों पर बाप के उम्मीदवार खड़े हैं आपके सामने, ये कैसा गठबंधन है? प्रदेश में आप केवल क्या 1 सीट के लिए गठबंधन कर रहे हैं? वहां पर आप उनके खिलाफ जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, और यहां पर आप उसके साथ में हाथ मिलाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे संभव होगा? कैसे मैनेज करेंगे? एक जगह एक को गाली देनी पड़ेगी, एक जगह उसको गले लगाना पड़ेगा। देखिए, जिन जिन सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है, मैंने पहले भी कहा, फिर दोबारा कह रहा हूं, हम गठबंधन के जो नियम और शर्तें होती है उसकी पूरी अक्षर से ईमानदारी से पालना कर रहे हैं। अब वो उस बात की पालना कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये उनका देखने का काम है। हम हमारे गठबंधन की पूरी शर्तों पर काम आपसे जानना चाह रहा हूं, जनता आपको सुन रही है, वो वही जानना चाहती है कि जिस बाप पार्टी के साथ में आप गए हैं बांसवाड़ा सीट पर, वहां पर उस पार्टी से गले मिले, लेकिन आपने सिंबल देकर के किसी और को खड़ा कर दिया और उसको बैठा भी नहीं पाए, ये रणनीतिक चूक हो गई। दूसरी ओर जिस पार्टी से आपने गठबंधन किया, वो पार्टी ने बांसवाड़ा और माफ कीजिएगा उदयपुर, चित्तौड़ और पाली 3 जगह अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं। वहां पर कांग्रेस, बीजेपी और बाप तीनों मैदान में है, तो वहां बाप का प्रत्याशी, उसके खिलाफ आप जाकर के वोट मांग करके आएंगे, तो वो कैसा गठबंधन है? कौन सी नीतियां लेकर के जाएंगे? मैंने आपको क्या निवेदन किया कि हमने बाप पार्टी के साथ बांसवाड़ा में गठबंधन किया है, तो बांसवाड़ा में हम अपना धर्म निभा रहे हैं, हम हमारा धर्म निभा रहे हैं। वो धर्म निभा रहे नहीं निभा रहे, ये उनकी देखने की बात है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं
चाहे हमारा गठबंधन पार्टी के साथ हुआ हो, चाहे सीकर में सुरेश हो, गर्ग जी। और चाहे नागर में हो, भारतीय जनता पार्टी की तीनों की तीन सीटें जारी है। बिल्कुल, तीनों सीटों सुरेश पे हम गर्ग जीत जी। रहे हैं। सुरेश गर्ग जी बताएं क्या कहेंगे, ये क्या जो अति उत्साह है या क्या और कॉन्फिडेंस है, क्या कहेंगे इसको? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने 3 अलग अलग पार्टियों से यहाँ पे गठबंधन किया है, तीनों ही अलग अलग दिशा की पार्टियां हैं। अब इन्होंने सीकर में गठबंधन किया, सीकर में इन्होंने गठबंधन किया और उसी गठबंधन के लोग राहुल गांधी के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं वायनाड के अंदर। आरएलपी से गठबंधन किया तो आरएलपी कह रही है कि भाई मैंने तो 4 बार भला किया, फिर भी जबरदस्ती टिकट देते थे, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर ली। इधर बांसवाड़ा के अंदर ये कह रहे हैं कि साहब आप कह रहे हो कि हार स्वीकार कर ली, ये कह रहे तीनों सीटें जीत रहे हैं। अरे साहब, ये तो कह रहे हैं कि साहब हम तो पूरी 500 की 500 जीत रहे हैं, लेकिन इनके पास उम्मीदवार हो जब जीते ना। अभी तक तो 215 उम्मीदवार ही घोषित किए थे। ये तो साहब हाँ, वो 4 दिन क्या, तब कल तो निश्चित तौर पे अरे साहब 2014 के चुनाव भी हो गए, 2019 के चुनाव भी हो गए। आपको विपक्ष के नेता लायक तो आपको जनता चुन के भेजती नहीं है, तो क्या करोगे? अरे आपको आज मंथन करो, बार बार उसको लॉन्च करने से कोई फायदा नहीं होगा। चिंतन करो, आप ठीक नहीं है, सोचो, विचार करो ठीक नहीं होता। आप किस तरह से, हमारी भी 400 से 12 ही थी एक जमाने में। विचार का नहीं, 2 सांसद साहब हम 2 साल से पहले मेहनत करके कि इनका सम्मान करो। अजी साहब, राजकुमार जी, हम पार्टी का घमंड ठीक नहीं है। सांसद से मेहनत करके आती जाती रहती है, 3 पे लाया, आती जाती रहती है। नहीं, हम कह रहे हैं हम तो जमीन पे आज हमारी किसी और की होगी। अजी साहब, हम तो 18 घंटे काम करते हैं, पाताल में जाएंगे। अब 3-4 मैच पाताल में दिख रहा है, क्या है पाताल में? आप जाओगे, हमारे बोलते हैं, हम तो जीत के आ रहे हैं, पता नहीं है। पाताल में जाएंगे। देखिए, देखो राजकुमार जी, हम तो देखो जीत के आ रहे हैं, अब पता नहीं पाताल में कब जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हेलीकॉप्टर में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बात करते हैं पाताल की, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो अब तक नहीं किया ना, उससे ज्यादा काम करके बताएंगे और इस भारत को विकसित भारत बना के जाएंगे। पाताल में जाएंगे, आप ही पाताल में जाएंगे। पाताल तो आप बोल रहे हो, हेलीकॉप्टर में घूमोगे तो पाताल में कैसे जाओगे साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि पाताल तो सही, हम तो लाते ही नहीं है। डर तो निकालो। तो राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, तो डर तो निकालो। अरे तो वो आपके भाव तो रखो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डरो मत, तो फिर आपके कैंडिडेट को बताओ ना कि हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो। आपके कैंडिडेट चुनाव लड़ो, पाताल में जाएंगे। फिर डर क्यों रहा आपका कैंडिडेट? तो पाताल में जाइए तो सही। कैंडिडेट ये बोल रहा है आपका राजसमंद का कैंडिडेट बोलता है कि मैंने तो बोला ही नहीं, मुझे तो जबरदस्ती टिकट दे दिया। युवाओं को दो, अगर 50 साल का व्यक्ति आरपीएस सस्पेंड करेंगे, मानता तो टाइम तो कराओ। 50 साल में बूढ़ी हो चुकी है, एक लाइन तो लिखो। 50 साल में कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है। बोलने राजकुमार जी, आप लोगों को सोचो, विचार करो कुछ नहीं कि आपकी कांग्रेस की क्या दुर्दशा होगी है इस हिंदुस्तान में। बिल्कुल, चलिए मैं अंत में आपसे दोनों से एक क्लोजिंग स्पीच चाहूंगा। जिस प्रकार का माहौल है, जो परिदृश्य आप देख रहे हैं, मिशन 25 को लेकर के राजस्थान में बीजेपी लगातार हैट्रिक की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि जो गठबंधन की तीनों सीटें हैं वो जीत रहे हैं। तो कितना दम आप मानते हैं 25 सीटों को लेकर के? क्या आपका खुद का प्रेडिक्शन बोलता है? राजकुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा अपनी बात कंप्लीट करें। 25 सीटों के बारे में गठबंधन एक पार्टी से नहीं किया, 3-3 पार्टियों से किया, और वो भी एक सीट वाइज किया है। मतलब पूरे प्रदेश की 25 सीटों, देश छोड़ो 25 सीटों पर भी आपकी विचारधारा मैच नहीं खा रही है किसी पार्टी के साथ में, उससे भी आप गठबंधन कर रहे हैं। एक सीट के लिए विचारधारा अलग है और बाकी सीटों के लिए विचारधारा अलग है, वहां आपका सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? पूरा लोकसभा का चुनाव है, देश भर का चुनाव है, प्रदेश की एक केवल 25 सीटों पर भी विचारधारा मैच नहीं कर रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि वहां की वो सीटें आप जीत रहे हैं जहां पर आपकी पार्टी के दिए हुए सिंबल पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप बैठा नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे राजकुमार जी? 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी, 2019 में 25 सीटें मिली थी। मैं आपके चैनल पे ठोक के दावा कर सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी को कहना था, कागज पेन लेके लिख ले, राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें नहीं मिलेगी। इस बात का मैं आपके चैनल पे बार बार ठोक ठोक के दावा कर रहा हूं। इस बात में 2 बातें निकल करके आ रही है। अगर एक सीट भी आप जीतते हैं तो आपकी बात सही होती है, तो क्या आप ये मानते हैं कि 24 सीटें या 20 प्लस की सीटें बीजेपी लेके जा रही है? आप अपनी बात बताइए। आप 3 सीटें जैसे बता रहे हैं कि गठबंधन की तीनों सीटें आप जीत रहे हैं, तो आप चैनल पे यह भी बता दीजिए कि कांग्रेस और गठबंधन मिलकर 25 में से कितने स्कोर पे जा रही है? हम कोई घमंड में बयान नहीं देंगे, हम इतना सा कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार बातें कर रही है ना 25-25, इस बार राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें नहीं देगी। इस बात का मैं आपके चैनल पे ठोक ठोक के दावा कर रहा हूं। चलिए सुरेश गर्ग जी, जिस प्रकार का जवाब राजकुमार जी का है, क्या कहेंगे? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी 25 की 25 सीटें आ रही है, हमारे को किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है।
नहीं, लेकिन ये घमंड बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप घमंड में बात कर रहे हैं, आपका घमंड बोल रहा है। हमारा घमंड नहीं है, ये मोदी जी की सेवा है। मोदी जी ने जो 10 साल से देश की सेवा कर रहे हैं ना, वो सेवा का फल है। नहीं, कार्यकर्ता कर रहे हैं काम, एक ही सेवा कर रहे हैं। अरे देश की सेवा कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अरे वसुंधरा, अरे पूरा राजस्थान पूछ रहा है बार बार, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, पूरा राजस्थान पूछता है बार बार, कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आप हाथ हिलाने से वोट आते हैं। आपके राहुल गांधी उनका हाथ एक ही जगह हिल रहा है। अरे आपके राहुल गांधी जी कहाँ गए? उनको हाथ हिलाना बंद कर दिया, अभी क्या मना कर दिया उनको? माँ बहन आई थी, वो साथ में आ जाते, वो भी प्रचार करने के लिए। देखिए परिवार कहाँ चले गए राहुल गांधी जी? उनको प्रचारक को, आपने स्टार प्रचारक को लाओ जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। गांधी परिवार चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर राजस्थान में वो आएगा तो भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सीटों से, और ज्यादा मतों से जीत के आएगी, अगर वो राहुल गांधी जी यहाँ पे आएंगे तो। देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे बता रहा हूँ मैं, हाँ उत्साहित है हमको, दुखती पे हाथ रखो, हम उत्साहित करते हैं, हम तो उत्साहित है। बीपी के कांग्रेस पार्टी को पहुंचते आ रही है। आप तो ये है कि जो पिछली बार जो आपको अगर जो एक विपक्ष के नेता लायक जो सीटें है ना, वो उस पर विचार करो कि क्या, क्योंकि अभी तो ममता बनर्जी राजस्थान पूछ रहा है। अरे वसुंधरा जी क्या जवाब दीजिए मुझे, ये बताइए वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उससे क्या फर्क पड़ता है? 25 सीटें लेके आ रहे हैं ना राजकुमार जी, हम 25 सीटें लेके आ रहे हैं। वसुंधरा जी कह रहे हो आप। सुरेश जी, राजकुमार जी, अंत में एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। जिस प्रकार से टॉप ब्यूरोक्रेट्स जब सेवाएं दे रहे होते हैं और उसके बाद इमीडिएट वीआरएस लिया या रिटायर हुए, तुरंत चुनाव लड़ने के लिए या मैदान में आ जाते हैं, क्या ऐसे में उनको चुनाव लड़ने से 2-5 साल का गैप रखना चाहिए ताकि उनका जो सेवा काल है, जब रिटायर हो रहे हैं, अंतिम साल जो है सेवा के, वो प्रभावित नहीं हो? क्योंकि बायस तो करके उनकी तैयारी हो सकती है, पिछले 5 साल से वो कर रहे हो, किसी पार्टी के लिए प्रेरित होकर के काम कर रहे हो। राजकुमार जी, ये इसका कोई ना कोई नियम जरूर बनना चाहिए कि कोई आदमी सेवा में रहता है, सेवा से हटके या बीच में ही वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है, पार्टी उसको मौका देती है, तो निर्वाचन आयोग को या चुनाव आयोग को इस तरह का कोई ना कोई नियम जरूर बनाना चाहिए। क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, लंबे समय से काम करता है, और जब उसको पता चला अमुक कलेक्टर साहब, अमुक एसपी साहब अपनी सेवाएं छोड़ करके और फटाफट वीआरएस लेकर के और मेरे पार्टी के सिंबल पे आ गए, तो इसका कोई ना कोई जरूर नियम बनना चाहिए ताकि उस कार्यकर्ता का नुकसान नहीं हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। नहीं, कार्यकर्ता का तो नुकसान नहीं हो, लेकिन आपने कलेक्टर को चुनाव लड़ाया, तो ऐसे में जो उनकी हो सकता है कि पिछले 5 साल से तैयारी चल रही हो, इंटरनल हिंट उनको मिला हुआ हो, वो तैयारी में लगे हुए, पूरे 5 साल वो ग्राउंड पूरा तैयार करके, और फिर एन वक्त पे जब चुनाव आता है तब आराम से वो वीआरएस लेकर के चुनावी मैदान में उतर जाए। सुरेश जी क्या कहेंगे? देखिए, अब ये तो हर व्यक्ति का निर्णय। देखो, संविधान में कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं है कि भाई कोई चुनाव लड़ने नहीं, लिखा हुआ नहीं है, लिखा जाना चाहिए क्या? देखिए, ये इसमें तो देखो, ये एक बहस का विषय है, ये लंबी बहस का विषय है। अब कौन किससे पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, ये तो देखो किसी के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा यूपी के अंदर तो जेलों में बंद रहते थे और फिर भी चुनाव लड़ते थे, लेकिन वो सिस्टम अब बंद हो गया है। अब तो देखिए, शासन है वो सुशासन है, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी का शासन, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और देश के अंदर विकसित भारत बनेगा। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश गर्ग जी और राजकुमार शर्मा जी, आप दोनों यहाँ पधारे, स्टूडियो में अपनी बात रखी। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की। आज के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।